हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और मैं आप लोगों का मैथ्स ओलंपियाड का एजुकेटर, टीचर और मेंटोर। आप लोगों को मैं बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स में किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक चैप्टर वाइज, कोर्स वाइज, बुक वाइज, एनटीएससी, ओलंपियाड, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में सभी कोर्सेज जो हैं वो 100% फ्री अवेलेबल है। आपको यहां पर 2 या 3 वीडियो देखने के बाद पेड सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि यहां पर जो है पूरा कोर्स 100% फ्री अवेलेबल है, वो भी क्वालिटी कंटेंट बेस्ट फैकल्टी द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम्स का अचीवर्स लेवल। हम लोगों ने अभी तक बिगिनर्स लेवल देख लिया था, इंटरमीडिएटरी लेवल देख लिया था और अब जो है हम देखेंगे अचीवर्स लेवल। सो आप लोगों को पता है कि जो अचीवर्स सेक्शन होता है, उस अचीवर्स सेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से लेंदी भी होते हैं और साथ ही साथ वो आपके एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पर जो है वो चेक कर लेते हैं। और मेन जो चीज़ है वो जो आपको फ़ायदा देने वाली है वो है क्या, कि उनके जो मार्क्स होते हैं वो आपको ज़्यादा भी मिलते हैं एज़ कंपेयर टू जो बाकी सेक्शन है हमारे एवरीडे मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग। वहाँ के जो क्वेश्चंस की मार्किंग होती है उससे हमें यहाँ पर ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अचीवर्स लेवल का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो है हमें दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग। सो ध्यान से देखिए, हमें मैच द फॉलोइंग करनी है। कॉलम 1 यहाँ पर दिया हुआ है, कॉलम 2 दिया हुआ है। कॉलम 1 में 4 स्टेटमेंट है, पी क्यू आर एस, और यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 एंड हमें मैच करना है कि P की मैचिंग किससे होगी, Q की मैचिंग किससे होगी, या मैं सिंपली बोलूं कि P की जो वैल्यू आएगी वो इनमें से किसके बराबर होगी। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास रिकरिंग डेसिमल नंबर है जिसे हमें रैशनल फॉर्म मतलब P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हम लोगों ने इसका शॉर्ट ट्रिक सीखा हुआ है कि किस तरीके से जो है रिकरिंग डेसिमल नंबर को हम P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 0.32 को पिक कर लेते हैं। 0.32 बार है, ये हमारा x का वैल्यू हो गया। और हम लोग क्या करते थे, बहुत ही आसान तरीका था कि जो x की वैल्यू होगी P/Q फॉर्म में, हम सबसे पहले डेसिमल और बार को हटा देते हैं। बचा क्या नंबर 32, माइनस करते हैं, बार वाले को कवर कर देते हैं। उसके अलावा जो भी नंबर बचा है डेसिमल हटा के तो आपको दिखेगा 0 बचा है, तो हमने यहाँ पे 0 कर दिया। डिवाइडेड बाय कितने डिजिट्स पर बार है, 2 डिजिट्स पर बार है, तो जितने डिजिट्स पर बार होते हैं हम उतने यहाँ पर क्या करते हैं 9 लगा देते हैं। आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा 32/9, और 32/9 बोल रहा हूँ मैं, 99 है। 32/99 अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो P/Q हमें फॉर्मेट मिला है, ये P/Q फॉर्मेट जो है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। और अगर इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए तो यहाँ पर जब भी आप देखेंगे तो आप सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। जो भी नंबर से कैंसल आउट हो रहा है कैंसल आउट करिए, उसके बाद इस फ्रैक्शन को जो कि P/Q फॉर्म में है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो फर्स्ट वाला है P वो किससे मिलने वाला है, वो थर्ड वाले स्टेटमेंट से या थर्ड वाली वैल्यू से यहाँ पर मिलने वाला है। देख लेते हैं P थर्ड कहाँ का दिया हुआ है। P थर्ड यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। बाकी अगर आप देखेंगे कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है उसमें P का जो मैचिंग है वो फोर्थ और फर्स्ट से किया हुआ है, जो कि उसकी वैल्यू नहीं है। अब चलते हैं हमारा सेकेंड वाला जो रैशनल फॉर्म हमें फाइंड आउट करना है, जो कि है 0.254 और 54 पर क्या है हमारा बार है। x की वैल्यू 0.254 और बार जो है वो आपका 54 पर है। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो x की वैल्यू होगी मैं बार और डेसिमल दोनों को हटा दूंगा, बचेगा नंबर 254 माइनस हम सिर्फ बार वाले को कवर अप करते हैं और डेसिमल रिमूव किया, बचा क्या, बचा सिर्फ 2, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। डिवाइडेड बाय कितने डिजिट्स पर बार है, 2 डिजिट्स पर बार है, तो 2 9 लगा देंगे। और डेसिमल के बाद ऐसी कितनी डिजिट्स हैं जिन पर की बार नहीं है, तो वो एक सिंगल डिजिट है, तो हमने उतना 0 लगा दिया। जिन लोगों को ये मेथड आता है बहुत ही अच्छी बात है, जिन लोगों को ये मेथड नहीं आता है तो वो लोग माइक्रो कॉन्सेप्ट में ये इस वीडियो को देख सकते हैं, रिकरिंग डेसिमल नंबर को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा P/Q फॉर्म में। तो वहाँ पर एक वीडियो अच्छा खासा मैंने बनाया हुआ है। बट मान लीजिए आपको अभी अगर फास्ट, थोड़ा सा मैं थोड़ा यहाँ फास्ट बता देता हूँ, यहीं पर अगर समझ आए तो
वेल एंड गुड है। आपको मैंने क्या बताया, आप डेसिमल और बार को हटाइए, पूरा नंबर जो है वो लिखिए, फिर आपको क्या करना है, कवर कर देना है बार वाले पार्ट को और डेसिमल को हटाना है। बचा क्या, सिर्फ 2 को लिख दीजिए। और जितने डिजिट्स पर बार है उतने 9 आते हैं, और जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है डेसिमल के बाद उतना 0 आता है। ठीक है, सो हमारा यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 252 डिवाइडेड बाय 990। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये कैंसल आउट हो सकता है, तो मैं इसको कैंसल आउट कर दूंगा। 2 से कैंसिल कर रहा हूँ, 2 1 2, 2 2 4, ये हो गया 6, देन 2 4 8, 1 19, 2 9 18, 1 10, 2 5 10, 6 और 3 9, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 5 9 ये भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया 43 मैंने गड़बड़ कर दिया है, ध्यान से देखिए, 3 4 12 एंड 3 2 6, 3 से इसको कैंसिल करता हूँ, 3 1 3, 119, 3 6 18, 115 और ये हो गया 165। 42 डिवाइडेड बाय 165, अब भी अगर हम देखें तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो मैं एक और बार कर देता हूँ, 3 1 3, 112, 3 4 12, 3 5 15, 1 और ये हो गया 55। आप देखिए 14/55 हमें यहाँ पर p/q फॉर्म में नंबर मिल चुका है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये 14/55 देखिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो हमने फाइंड आउट किया वही यहाँ पर आंसर लिखा है। यहाँ पर 252 डिवाइडेड बाय 990 नहीं लिखा हुआ है। सो ध्यान से देखिए, सेकंड का मैचिंग किससे हो गया, फर्स्ट से हो गया। चेक कर लेते हैं, यहां पर जो आपका क्यू वाला स्टेटमेंट है उसकी मैचिंग किससे होगी, उसकी मैचिंग फर्स्ट वाले से होगी। तो आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा, दैट मीन्स ये हट जाएगा और ऑप्शन से ये भी हट जाएगा, मतलब ये हट गया और ये भी हट गया। बचा क्या, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा ये आंसर हो गया। बट अगर मान लीजिए कि मुझे अगर चारों फाइंड आउट करने होते तो मैं वो भी फाइंड आउट करके देख लेता हूँ, सो दैट आपका ये जो शॉर्ट ट्रिक है रिकरिंग डेसिमल को जो है हमारा p/q फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का जो शॉर्ट ट्रिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर इन दोनों को भी सॉल्व कर लेते हैं। सो आप चाहें तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं जो हूँ r और s दोनों को भी कन्वर्ट करके यहाँ पर बता दूंगा। तो ओके, हम लोग यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर आपका अगला वाला जो रैशनल नंबर है वो है 0.12 बार। 0.12 बार हमें इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है और ये हमारा एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है जिसमें 2 पर बार दिया हुआ है। सो यहाँ पर x का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, डेसिमल और बार दोनों रिमूव किया, दैट इज 12 माइनस आपने हाथ रख दिया किस पे, सिर्फ बार वाली वैल्यू पे, डेसिमल हटाया बचा 1 डिवाइडेड बाय एक डिजिट के ऊपर बार है तो उतने 9 और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं जिन पर बार नहीं है तो वो सिंगल डिजिट है, तो ये हो गया 90। आप देख सकते हैं 11/90 आपका यहाँ पर वैल्यू आ गया। और 11/90 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 11/90 ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है 0.24 बार, मतलब x की वैल्यू है 0.24 और 4 पर बार है। ध्यान से देखिए, हम लोग डेसिमल और बार दोनों हटा देंगे तो 24 सब्ट्रैक्ट हम बार वाले पे हाथ रखेंगे, बचेगा क्या, सिर्फ 2 बचेगा और डिवाइडेड बाय यहाँ पर एक डिजिट के ऊपर बार है तो उतना 9 और यहाँ पर एक डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है तो ये हो जाएगा आपका 0। सो दिस विल बी माय 22 डिवाइडेड बाय 90, 2 से कैंसिल किया 11/45, सो 11/45 इज माय आंसर, जो कि इस रिकरिंग डेसिमल की क्या है, वैल्यू है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 11/45 भी दिया हुआ है। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हमने यहाँ पर 4 डिफरेंट जो है रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट किया है p/q फॉर्म में। तो ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अचीवर सेक्शन में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा और अगर आप ट्रेडिशनल मेथड यूज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक आती होगी तो आप फटाफट जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन लेट्स सी, क्योंकि मुझे पता है जितने ज़्यादा बड़े क्वेश्चन होते हैं उतना ज़्यादा हमें वो क्लैरिटी दे देता है, उतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होता है और वो क्वेश्चन भी ईजी हो जाता है। सो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अ चैरिटेबल ट्रस्ट डोनेट्स 28 डिफरेंट बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज मैथ्स की वो जो बुक्स हैं वो 28 है। फिर दिया हुआ है 16 डिफरेंट बुक्स ऑफ साइंस, सो साइंस की जो बुक है वो 16 है। 12 डिफरेंट बुक्स ऑफ सोशल साइंस, ओके, सो सोशल साइंस की भी यहाँ पर कुछ बुक्स हैं।
to poor students. Okay. Each student is given maximum number of books. So यहाँ पर स्टूडेंट को मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स दी जा रही है, एक स्टूडेंट को मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स दी जा रही है, बट ओनली ऑफ वन सब्जेक्ट. तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा होगा कि या तो हमें यहाँ पर एलसीएम या तो कुछ एचसीएफ निकालना है. तो देखेंगे कि हमें एग्जैक्टली यहाँ पर क्या निकालना है, वो चीज़ हमें क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही समझ में आएगी. ऑफ देयर इंटरेस्ट एंड ईच स्टूडेंट गॉट इक्वल नंबर ऑफ बुक, मतलब हर बच्चे को जो है इक्वल नंबर ऑफ बुक्स मिल रही है. सो ध्यान से देखिएगा, 28 बुक्स हैं, 16 बुक्स हैं और आपके पास 12 बुक्स हैं. आपको क्या करना है, ये वाली बुक्स भी कुछ स्टूडेंट्स के बीच में आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ये वाली बुक्स भी आपको कुछ स्टूडेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और ये वाली बुक्स भी जो है वो आपको कुछ स्टूडेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करनी है. इनमें से जो बुक्स का ग्रुपिंग बनेगा कि भाई अगर मैंने बोल दिया कि 2 बुक्स बांटनी है तो यहां पर भी फिर 2 बुक्स ही बटेंगी और यहां पर भी 2 बुक्स ही डिस्ट्रीब्यूट होंगी. सो अगर मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो इनमें से जो बुक का ग्रुप बनेगा वो ग्रुप का साइज सबसे बड़ा होना चाहिए. दैट मीन्स मुझे इन नंबर को जो है तीनों को एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो कि सबसे बड़ा हो. दैट मीन्स अगर मुझे डिवाइड करना है तो वो नंबर इनका फैक्टर होगा, और क्योंकि तीनों को करना है तो कॉमन फैक्टर होगा, और सबसे बड़ा है तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा. सो मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, मुझे यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है इन तीनों नंबर का. और जब इन तीनों नंबर का मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो ध्यान से देखिए, मेरे पास 28 है, 16 है और 12 है. मैं देख सकता हूँ कि 4 भी इसको डिवाइड करता है, 4 भी इसको डिवाइड करता है और 4 भी इसको डिवाइड करता है. 4 से क्या कोई बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करता हो? इसको 7 करता है लेकिन 7 इन दोनों को नहीं करता है. 8 इसको करता है लेकिन इसको और इसको नहीं करता है. इसको 6 करता है लेकिन 6 इन दोनों को नहीं करता है. तो हमें यहाँ पर क्या दिखता है कि 4 एक ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करता है और वो एक सबसे बड़ा नंबर है. तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा कि यहाँ पर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आ चुका है 4. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ चुका है? 4. तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स जो एक एक स्टूडेंट को दी जाएगी वो होंगी 4 बुक्स. अब आगे क्या पूछा गया है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स ईच स्टूडेंट गॉट. फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स ईच स्टूडेंट गॉट, मतलब हर स्टूडेंट को कितनी बुक्स मिलने वाली है, तो हर स्टूडेंट को जो है यहाँ पर 4 बुक्स जो है वो यहाँ पर मिलेगी. नेक्स्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट बुक्स. ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको बुक्स मिल पाएंगी? तो ध्यान से देखिए, मेरे पास 28 यहाँ पर बुक्स थी, तो 28 बुक्स में से अगर मैं बोलूँगा कि मैंने 4 बुक्स का ग्रुप बनाया है, तो अगर मैं 4 बुक्स का ग्रुप बना रहा हूँ तो कितने स्टूडेंट को मैं दे पाऊँगा? मैं 28 डिवाइडेड बाय 4 स्टूडेंट्स को ये डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊँगा. मतलब 28 डिवाइडेड बाय 4 इज़, मैं 7 स्टूडेंट्स को जो है ये वाली बुक दे पाऊँगा जो कि है किसकी? मैथमेटिक्स की. नेक्स्ट है आपके पास 16, तो 16 डिवाइडेड बाय 4 मतलब मैं 4 स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पर साइंस की जो बुक है वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा. और नेक्स्ट है आपके पास सोशल साइंस की, दैट इज 12, तो यहाँ पर मैं 3 स्टूडेंट्स को जो है सोशल साइंस की बुक दे पाऊंगा. तो 7 स्टूडेंट ऐसे जिनको मैंने मैथ्स की बुक दी, 4 स्टूडेंट ऐसे जिन्हें मैंने साइंस की बुक दी, और 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें मैंने सोशल साइंस की बुक दी है. तो 7 + 4 इज 11, और 11 और 3 कितना होता है? 14 होता है. दैट मीन्स यहाँ पर हमने 14 बुक्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं. और आप देख सकते हैं आपका जो आंसर है वो ऑप्शन ए आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स जो कि 4 है वो यहाँ पर दिया हुआ है. ए में ए का आंसर क्योंकि 4 आया था, और बी का आंसर क्योंकि हमारा 14 आया है टोटल किया, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए जो है उसी में ये 4 और 14 दोनों आंसर्स दिए हुए हैं. तो आप देख सकते हैं सिंपली HCF का एप्लीकेशन था. हमने जो अभी तक क्वेश्चंस किए थे वो या तो हमसे क्या पूछा जाता था, सिंपली हमसे ये पूछा जाता था कि HCF क्या होगा, या हमसे सिंपली ये पूछा जाता था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे. लेकिन यहाँ पर हमसे दोनों चीज़ें पूछ ली हैं. ठीक है, जब दोनों चीज़ें पूछ ली हैं तो ऑब्वियस ही बात है थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, दोनों के आंसर फाइंड आउट करने पड़ेंगे और फिर आंसर यहाँ पर मार्क करना पड़ेगा, और आपको फिर इस क्वेश्चन का जो है एक अच्छा खासा मतलब ज़्यादा मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे. चलिए, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए. वैसे ऐसा कोई बहुत अच्छा या बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं था जिसमें बहुत दिमाग लगाना हो. सिंपली आपने HCF निकाल के जो है यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है.
अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप ध्यान से देखें तो अगेन यहां पर जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल की कहानी की बात हो रही है। क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड स्टेट ट्रू, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो हमें यहां पर बताना है कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। सो हमारे पास यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और इन फ्रैक्शन को हमें ये बताना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हम लोगों ने क्या सीखा था, हम लोगों ने ये सीखा था कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं उनका जो फ्रैक्शन होता है वो किस फॉर्म में होता है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है वो 2 की पावर और 5 की पावर के फॉर्म में होते हैं। मैं m और n लिख देता हूं, या तो सिंपली 2 की पावर्स हो नीचे या सिंपली 5 की पावर्स हो या दोनों का कॉम्बिनेशन हो। अगर इसके अलावा कोई दूसरा नंबर है, चाहे वो 3 हो, ठीक है, 4 होगा तो 4 ऑटोमेटिकली 2 के पावर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 होगा तो 6 ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा 2 और 3 में, 7 नहीं होना चाहिए, 8 होगा तो वो 2 की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, 9 नहीं होना चाहिए क्योंकि 9 आपका 3 की पावर में ही कन्वर्ट हो पाएगा। तो यहां पर जो है या तो 2 और 5 की पावर का कॉम्बिनेशन हो या सिंपली 2 या सिंपली 5 की पावर्स चल जाएंगी। अब यहां पर ध्यान से देखिए, अगर आप ऑप्शन 1 को, यहां पर स्टेटमेंट 1 को देखें तो स्टेटमेंट 1 में जो है नीचे 25 दिया हुआ है। 25 मतलब क्या होता है, 5 का स्क्वायर। दैट मीन्स सिंपली 5 की पावर्स में है, दैट मीन्स ये टर्मिनेट हो जाएगा, और टर्मिनेट हो जाएगा तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी क्या हो गई, ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 621 डिवाइडेड बाय 125, और हमें पता है कि जो 125 होता है वो 5 का क्यूब होता है। तो अगेन ये 5 की पावर्स में ही है और 5 की पावर्स में है, तो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो होना चाहिए क्या, ये होना चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि अपॉन में क्या है, 5 की सिंपली पावर दी हुई है। अब हमारे पास है थर्ड वाला, जिसमें हमें अपॉन में क्या दिया हुआ है, 5 की पावर तो दी हुई है लेकिन साथ में आपको 27 भी दिया हुआ है, और 27 क्या होता है, 3 क्यूब होता है। 27 जो होता है वो 3 क्यूब होता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या 27 यहां पर कैंसल आउट हो रहा है क्या, 6 और 8 14, 5 19, नहीं, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन्स ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, और कैंसिल नहीं हो पाएगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ही रहेगा, जो कि यहां पर लिखा भी हुआ है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। और अगर आप फोर्थ वाले को देखें तो अपॉन में 5 की पावर तो दी हुई है लेकिन साथ में 7 भी दिया हुआ है, तो 7 जब होता है तो हमें पता है वो टर्मिनेटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन देख लेते हैं एक बार कि कैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो चेक करेंगे एक बार। 7105 दिया हुआ है, 7 से कैंसिल करते हैं, ट्राई कर लेते हैं, 7 1 7 0, 7 1 7 35, ओके। सो ये 7 से डिवाइड हो गया है, और जब ये 7 से डिवाइड हुआ तो ध्यान से देखिए हमारे पास फ्रैक्शन क्या बचा, हमारे पास फ्रैक्शन बचा है 1015 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर। और अगर ये 5 स्क्वायर है मतलब ये 5 की पावर वाला ही सिस्टम है, तो यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल ही हमको मिलेगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ये ट्रू। सो आप देख सकते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में भी बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन बन जाता है, इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफाई करना एक बार आप जरूर करिएगा। अगर 2 और 5 की पावर में डिनोमिनेटर नहीं है तो हमें एक बार सिंप्लीफाई करके जरूर चेक करना है, क्योंकि पॉसिबल है कि जब क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो एक आध ऐसा ऑप्शन जरूर होगा जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो हमें चेक करना है कि भाई वो 7 या 3 कैंसल आउट तो नहीं हो रहा है। अगर हो जाए और सिंपली आपको 2 या सिंपली 5 या दोनों के कॉम्बिनेशन की पावर्स आपको दिख जाए तो आप सीधा बोल देंगे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। लेकिन अगर कैंसिल ना हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग ही कहलाएगा। तो ध्यान से देखते हैं यहाँ पर ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ये हमें यहाँ पर आंसर मिल रहा है, और चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो है यहाँ पर कहाँ पे आंसर ऐसा दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी जो है वहाँ पर ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू जो है वो दिया हुआ है। आप देख सकते हैं हमने जो यहाँ पर अभी सॉल्व किया था वहाँ पर ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू जो है वो हमें यहाँ पर मिला था। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किस चीज़ की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 अपॉन मतलब डिनोमिनेटर में आपको क्या दिए हुए हैं, सर्ट्स दिए हुए हैं, इर्रेशनल नंबर दिए हुए हैं। और आपको पता है कि जब भी हमें एक सर्ट को या इर्रेशनल नंबर को सॉल्व करना होता है तो हम
हमेशा रैशनलाइजेशन यहाँ पर यूज़ करते हैं, रैशनलाइजेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। और क्यों करते हैं? सो दैट डिनोमिनेटर में जो है आपका रैशनल नंबर बन जाए, न्यूमरेटर में इरैशनल बन जाए। क्योंकि अगर न्यूमरेटर में होगा तो हम प्लस माइनस आसानी से कर पाएंगे, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में रहेगा तो फिर एलसीएम लेने में बड़ी परेशानी होती है। और साथ ही साथ यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स दिए हुए हैं और एक पैटर्न भी फॉलो कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9, मतलब जो प्रीवियस टर्म जिस नंबर पे एंड हो रहा है, अगला वाला टर्म वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये √7 से स्टार्ट हुआ है तो ये √7 से एंड हुआ था। सेम पैटर्न जो है वो सभी जगह जो है वो फॉलो कर रहा है। तो अब यहाँ पर क्या लॉजिक लगाएं, क्या दिमाग लगाएं कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। सो बहुत ही सबसे बढ़िया वाला जो यहाँ पर मेथड यूज़ होगा वो होगा सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि हम रैशनलाइजेशन करेंगे। और रैशनलाइजेशन करने से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि जब अपॉन में प्लस दिया रहता है तो हम मल्टीप्लाई जो है वो माइनस वाले से करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए। और हम मल्टीप्लाई जब करते हैं तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि a प्लस बी तो यहाँ दिया ही हुआ है, a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर a माइनस बी हो जाना है। दैट मीन्स एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म यहाँ पर नेगेटिव आने वाला है। यहाँ पर भी एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म नेगेटिव आने वाला है। और आप देख सकते हैं कि हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में एक टर्म जो है वो कॉमन है, एक एंड हो रहा है तो एक स्टार्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कैंसिल होने के चांसेस बिल्कुल हैं। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सबसे पहले कि मैं इसको और इसको ज़रा पिक कर लेता हूँ। अगर मेरे पास 1/√4 प्लस √5 है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रैशनलाइजेशन प्रोसेस करने के लिए √4 माइनस √5 करूँगा। और इस तरीके से करने पर ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, ऊपर बचेगा √4 माइनस √5 डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करना है। मतलब यहाँ पर हो जाना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √4 का होल स्क्वायर आपको 4 मिलेगा, √5 का होल स्क्वायर आपको 5 मिलेगा, लेकिन बीच में आपका माइनस आएगा क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, ये √4 माइनस √5 डिवाइडेड बाय -1। और अगर ये माइनस को आप ऊपर ले जाओगे तो ये बड़ा वाला नंबर आगे हो जाएगा और छोटा वाला नंबर पीछे हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा 1। तो ये एक प्रोसेस जो है ना वो थोड़ी सी मुझे एक्स्ट्रा लग रही है कि मुझे माइनस साइन जो है वो नीचे आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने छोटे नंबर को इधर लिखा हुआ है, नेगेटिव जो है वो बड़ा वाला नंबर हो गया। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो √4 प्लस √5 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको पहले से ही क्या कर देता, अगर मैं इसको पहले से ही √5 प्लस √4 लिख देता तो क्या इसमें और इसमें कोई अंतर है? नहीं है, दोनों सेम चीज़ है। और फिर मैं अगर इसमें √5 माइनस √4 से मल्टीप्लाई करता तो ध्यान से देखिए ऊपर √5 माइनस √4 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर माइनस 4, सीधा ही आपको 1 दे देता और √5 माइनस √4 डिवाइडेड बाय 1 आ जाता। मतलब ये जो माइनस वाला जो कन्फ्यूजन है ये बीच में नहीं होता। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर हो क्या रहा है, जब भी हमारे पास एक ऐसा टर्म है जिसमें कि 1 ऊपर लिखा हुआ है और अपॉन में √4 प्लस √5 है, तो आपको आंसर क्या मिल रहा है? आपको आंसर मिल रहा है, इसकी जो वैल्यू है वो मिल रही है √5 माइनस √4। मतलब बड़ी वैल्यू जो है वो पहले और छोटी वैल्यू जो है वो माइनस में बाद में जा रही है। कुछ इस तरीके से जब हम रैशनलाइज कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा है। अब मैं सबको रैशनलाइज करने नहीं बैठूंगा, मैंने एक टर्म को पिक किया रेंडमली कोई सा भी, वहां से पैटर्न को समझ लिया कि एग्जैक्टली क्या आने वाला है। हमने ये देखा कि बाद वाला नंबर पहले आ जाएगा और माइनस हो जाएगा और ये वाला जो √4 है जो छोटा नंबर है वो माइनस में चला जाएगा, आप देख सकते हैं। तो यहां से ये जब चीज समझ में आई तो मुझे यहां पर क्या आ जाएगा कि अगर मैं इस टर्म को बोलूं तो ये हो जाएगा आपका √9 माइनस √8। अगर मैं इसको बोलूं तो क्या हो जाएगा √8 माइनस √7। तो अब आपको पैटर्न समझ आ गया होगा, क्योंकि अपॉन में 1 आप लिखो चाहे ना लिखो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। न्यूमरेटर में जो है वो वैल्यू पहुंच चुकी है और बीच में प्लस का साइन रहेगा। सिंपली हमें ये इक्वेशन को अब सॉल्व करना है। तो मैं काम करता हूं, यहां पर हमें पैटर्न समझ में आ चुका है और अब इस पूरा जो हमारा इसकी जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये जो एक्सप्रेशन है हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ध्यान से देखिए ये 1 प्लस √2 है तो अंडर एक तरह से ये 1 ही है, अंडर लगाओ 1 में या ना, बात बराबर है। बड़ा नंबर जो है वो कहाँ जाएगा, बड़ा नंबर आपको आगे चला जाएगा और ये हो जाएगा √(-1). प्लस का साइन, अगला ये जो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 माइनस √2। अगला क्या हो जाएगा √4 क्योंकि बड़ा नंबर 4 है माइनस √3।
प्लस अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा √5 माइनस √4 एंड सो ऑन, ऐसा करते करते जाएगा। और आखिरी में अगर आप देखें तो √8 माइनस √7 और प्लस √9 माइनस √8, ये आखिरी तक ऐसा जाने वाला है। अब ध्यान से अगर आप देखें कि ये जो √2 है इस √2 से कैंसिल हो गया, ये जो √3 है ये इस √3 से कैंसिल हो गया, ये √4 जो है इस √4 से कैंसिल हो गया। अब देखिए सिर्फ √1 को छोड़ के सारे नंबर जो है वो कैंसिल आउट होते जा रहे हैं। सेम वैसे ही √5 जो है वो इधर के √5 से कैंसिल हो जाएगा, ये √8 जो है ये √8 से कैंसिल हो जाएगा, और इसके पहले वाला जो ब्रैकेट आएगा उसमें √7 जो है वो √7 से कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ बचेगा क्या आपके पास, बचेगा यहाँ पे √9 और यहाँ पर बचेगा आपके पास √-1। सो √9 पॉजिटिव है तो √9 मैं यहाँ लिख देता हूँ और ये हो गया आपका 1। √9 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 3 और ये लिखा है -1। आपको यहाँ पर आंसर ध्यान से देखिए क्या मिल गया, आंसर मिल गया आपको 2, और आंसर 2 जो है वो ऑप्शन सी में गिवन है। और आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो है वो क्या हो गया है, ऑप्शन सी हो गया है। सो इस पैटर्न को पकड़ने के लिए मैंने क्या किया था, मैंने सिंपली एक सिंगल टर्म को पिक किया, उस सिंगल टर्म को जो है मैंने यहाँ पर रैशनलाइज किया। रैशनलाइज करके मुझे समझ में आया कि न्यूमरेटर वाला पार्ट जो हमारा बनेगा न्यू, उसमें सिंपली जो बड़ा नंबर है वो आगे आना है और माइनस के साथ जो है वो छोटा वाला नंबर जाना है। फिर मैंने ये चीज़ सभी टर्म में अप्लाई कर दी और यहाँ पर जो है ये चेक किया कि क्या पैटर्न बन रहा है कैंसिलेशन का, तो मैंने देखा कि सारे टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर ये वाला टर्म मतलब √1 और यहाँ पर √9 बच रहा है। सॉल्व किया, हमारा आंसर जो है वो 2 आ गया है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। और ध्यान से देखिए, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। सो यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को हमें पढ़ने के बाद ये देखना है कि जो ऑप्शंस हैं उसमें क्या दिया हुआ है कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू, और स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स एंड सो ऑन। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, हमें ये पता लगाना है। सो स्टेटमेंट को अगर हम पढ़ें तो हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है हमें वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करने पड़ेंगे कि यहाँ पर ये सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। सो ये क्वेश्चन अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, क्यों? क्योंकि अगर आपको कुछ आइडिया ही नहीं है तो आप कुछ ट्राई नहीं कर पाएंगे। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्या कर पाएंगे, इसको पढ़ने के बाद सीधे आंसर कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। सो अगर एक रैशनल नंबर है और एक इरैशनल नंबर है और उनका जो प्रोडक्ट होगा वो एक इरैशनल नंबर होगा, ये वो स्टेटमेंट बोल रही है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें तुरंत क्या करना है कि एग्जांपल अपने दिमाग में लिया और उस एग्जांपल को यूज करके हम चेक करेंगे क्या वो एग्जांपल यहाँ पे सही या सटीक बैठ रहा है या नहीं। सो रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 2 एक हमारा रैशनल नंबर, बिकॉज हम उसको 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इरैशनल नंबर जो है वो आपका √3 है, और √3 जो है अगर मैं √3 का प्रोडक्ट √2 से कर देता हूं तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है, आपको आंसर 2√3 ही मिलने वाला है। और 2√3 जो है वो एक इरैशनल नंबर ही होता है, वो एक इरैशनल नंबर ही होता है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी ट्रू है। और दूसरा कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में ऐसा आए कि क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल है जिसमें रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करने पर वो क्या हो जाए, वो रैशनल बन जाए, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं है। ऐसा सोचना ज़रूर है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि ये इसको हम फॉल्स कर दें। अगर एक बार ट्रू हमें दिख रहा है कि ट्रू आ गया है तो एक बार और सोचिए क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है जिससे हम इसे फॉल्स कर सकते हैं। अगर दिमाग में एक भी कोई ऐसा लॉजिक नहीं आता है, कोई भी ऐसा केस आपको नज़र नहीं आता है, तो फिर आप अपने इस ट्रू वाले स्टेटमेंट पर अटके रहिए कि हाँ ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है, ओके परफेक्ट है। अब चलते हैं हमारे स्टेटमेंट 2 पर। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है कि रेसिप्रोकल ऑफ एवरी रैशनल नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ एवरी रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। ध्यान से देखिए, अभी हमने एग्जांपल लिया था 2, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/2 होता है रेसिप्रोकल। तो 1/2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। 1/2 भी क्या है हमारा, रैशनल नंबर है। तो हमें एकदम से लग रहा है कि ये ट्रू है, बट मैंने क्या बोला, एक बार जरूर सोचिए क्या कोई ऐसा केस है जिससे मैं इसको फॉल्स कर सकता हूं। तो मैंने अपने दिमाग में सोचा कि अगर मैंने 0/1 ले लिया, एक रैशनल नंबर 0 जो कि 0/1 हम इसको लिख सकते हैं,
उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। एंड 1/0 जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। सो अगर मैं बोलता हूं रेसिप्रोकल ऑफ एवरी रैशनल नंबर, तो एवरी रैशनल नंबर में तो हमारा ये 0 वाला केस भी आ गया, और जो कि नॉट डिफाइंड है तो मतलब वो रैशनल नंबर होगा, उसका रेसिप्रोकल ऐसा, ये तो ट्रू नहीं है, ये तो फॉल्स है, मतलब हर नंबर के लिए दिस इज नॉट ट्रू। और अगर एक भी केस में ये फॉल्स हो गया तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो हम क्या बोल देंगे कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। मतलब अगर इस स्टेटमेंट की जगह ये लिखा होता कि रेसिप्रोकल ऑफ एवरी नॉन जीरो रैशनल नंबर, तो मैं यहां पर क्या मार्क कर पाता, मैं यहां पर ट्रू मार्क कर पाता। लेकिन क्योंकि एवरी रैशनल नंबर लिखा हुआ है तो मुझे यहां पर क्या मार्क करना पड़ेगा, फॉल्स, क्योंकि एक केस मैंने बता दिया कि इस केस में जो है ये फॉल्स हो जाएगा। तो हर केस में अगर ट्रू नहीं होगा तो मैं स्टेटमेंट को ट्रू नहीं बोलूंगा। आप बोलेंगे नहीं सर कुछ केस तो ट्रू है ना, तो कुछ केस ट्रू है तो मैं यहां पर स्टेटमेंट को ट्रू नहीं बोल दूंगा, मैं ये बोल सकता हूं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ केस में ट्रू हो जाएगा, कुछ में फॉल्स होगा। सो कुछ में होगा तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन पूरा स्टेटमेंट फॉलो कर जाए, पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो, दैट इज ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो हम यहां पर क्या बोल पाएंगे, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस अगर आपको थोड़ा सा क्लियर हो, और स्पेशली स्टेटमेंट 2 में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना था, क्योंकि एवरी रैशनल नंबर की बात कर रहे थे। तो अगर आप जीरो के बारे में सोचना अगर भूल जाओगे तो दोनों को ट्रू लगा के निकल जाओगे आगे, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। इसलिए जैसे ही आपने ट्रू देखा, इसको भी ट्रू आपको लग रहा है, तो एक बार ट्राई जरूर करिए, क्या कोई ऐसा नंबर है, क्या कोई ऐसा केस है जो इसको फॉल्स कर सकता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर हमें मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, कॉलम 1 दिया हुआ है, कॉलम 2 दिया हुआ है, और इंडाइसिस चैप्टर जो है जिसमें पावर्स वगैरह जो है वो डील करेंगे। यहां पर पावर्स का कुछ हो रहा है, इक्वेशन में देखिए पावर्स हैं, यहां पर भी है, यहां पर सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर काम हो जाएगा, लेकिन बाकी अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो हमें जो है सॉल्व यहां पर करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पर सबसे पहला जो हमारा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि 3 बाय, सबको मैं अलग अलग जो है वो सॉल्व कर दूंगा, 3 बाय एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 4 बाय 6 माइनस एक्स। देन एक्स इज, तो हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 6 इज 18 माइनस 3x इज इक्वल टू 4x प्लस 8 इंटू 4 इज 32। 3x उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x एंड दिस विल बी 18, और इधर आके माइनस 32 हो जाएगा, एंड ये हमें क्या दे देगा, माइनस 14, दैट इज इक्वल टू 7x। x का वैल्यू जो है वो माइनस 14 डिवाइडेड बाय 7, दैट इज माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। जैसे ही माइनस 2 आएगा आप ध्यान से देखिए कि आपका यहाँ पर जो a है वो किससे मैच कर जाएगा, a जो है वो आपका -2 से मैच कर जाएगा। तो आपका जो आंसर है a का वो क्या आने वाला है, -2 आने वाला है। अब चलते हैं हमारा सेकेंड वाले पर। सो सेकेंड वाला जो है वो देखते हैं कि उसका वैल्यू क्या आने वाला है। तो सेकेंड इक्वेशन है आपकी 2 की पावर x माइनस 1, सो 2 की पावर इज x माइनस 1 इंटू दिया हुआ है 4 की पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय दिया हुआ है 8 की पावर x माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 64। देन x इज, तो हमें यहां पर क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। सो x की वैल्यू निकालनी है, सो क्या करें भाई, तो भाई यहां पर जो है पावर माइनस में दी हुई है, यहाँ पावर कुछ 2x के साथ प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर भी माइनस दिया हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए कि प्लस क्या करता है और माइनस क्या करता है। तो कैसे इसको ब्रेक करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे पास कोई इस तरीके से a की पावर m इंटू a की पावर n लिखा होता है तो हम उसको बोलते हैं a की पावर m प्लस n। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं, और अगर बेस सेम है और यहाँ पर डिवीजन के फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। सो माइनस वाली जो पावर है वो कहाँ जाती है, नीचे जाती है, माइनस वाली पावर जो है वो नीचे चली जाती है, और अगर मैं बोलूँ मल्टीप्लिकेशन वाली पावर जो है वो यहाँ पर सिंपली ऐड हो जाती है। एक और चीज़ मैं उसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ये जो आपके पास a माइनस वाला जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, कि अगर मैंने बोला कि a की पावर m माइनस एन लिखा हुआ है तो मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर m इंटू a की पावर माइनस एन,
क्योंकि भाई अगर मैं इन बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, और m माइनस एन को अगर ऐड करेंगे तो यही वैल्यू आने वाली है। और इसको बाद में अगर हम चाहें तो जब इसको a को हम a की पावर माइनस एन को नीचे लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं इस तरीके से भी ब्रेक कर सकता हूँ। तो चलिए यहाँ पर अब देखते हैं कि क्या हमें आंसर मिलने वाला है। सो 2 की पावर x इंटू यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर -1, और यहाँ पर या तो हम इसको अपॉन में ले लेते हैं, ज़्यादा आसान होगा क्योंकि कैंसलेशन वगैरह जो भी करना है, ये अपॉन में 2 चला गया, 2 की पावर -1 मतलब अपॉन में 2 हो गया। इंटू जो है ऊपर क्या मिलने वाला है, 4 की पावर आपको 2x मिल जाएगा, +1 है तो इंटू 4 की पावर 1 मिल गया। अपॉन में जो है 8 की पावर x हो गया, और -1 है तो 8 की पावर -1 मतलब ऊपर चला जाएगा वो, और वो क्या बन जाएगा 8 की पावर 1, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 64। सो आप देख सकते हैं मैंने -1 वाले को जो यहाँ पर 8 के अपॉन में जाना था, और अपॉन वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जो माइनस वाला था वो नीचे आ गया, प्लस वाला उसके साथ में ही मल्टीप्लाई हो गया। कैंसिल करेंगे जो नंबर सीधे सीधे लिखे हुए हैं, यहाँ पर 8 और 4 लिखा हुआ है तो 8 4 32 होता है, ये 2 हो गया, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, 2 की पावर x बचा, इंटू 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, तो स्क्वायर तो ऊपर जाके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला 4x हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 8 की पावर x है तो 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, तो 2 की पावर 3 है तो 3x में जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, a की पावर m एंड होल रेज टू द पावर n अगर है तो यहाँ पर हम बोलते हैं a की पावर m इंटू n हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ये अपॉन वाला जो 2 है वो उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस इज सेम, पावर जो है वो यहाँ पर क्या होगी, जो दोनों न्यूमरेटर में बेस है उनकी पावर ऐड हो जाएगी और ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो क्या बचेगा 2 की पावर, ये हो गया x प्लस 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 2 की पावर 2। सो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, 4x प्लस x इज 5x, 5x में से 3x गया तो 2x, सो मुझे यहाँ से मिलने वाला है 2 की पावर 2x, और 2 की पावर 2x मिलने वाला है, तो ध्यान से देखिए मैंने लिख दिया 2 की पावर व्हाट 2x, और 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 2 दिया हुआ है। व्हेन बेस इज सेम हम पावर को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। सो इक्वेट कर सकते हैं तो ध्यान से देखिए मैं क्या लिख दूंगा कि 2x जो है वो 2 के बराबर हो जाएगा, और x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू आपको यहाँ पर 1 मिल जाएगी, और x की वैल्यू 1 मिल गई तो मैं क्या बोलूंगा कि जो यहाँ पर कॉलम 1 में हमारा b वाला इक्वेशन था, इसका जो x का वैल्यू है वो यहाँ पर कितना आ जाना है, वो आ जाना है हमारा यहाँ पर 1। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि भाई a का जो आंसर -2 आ चुका है, b का हमारा -1 आ चुका है, और बहुत ही बढ़िया सा सोल्यूशन था। यहाँ पर पावर्स हमको -+1 में डील करना पड़ा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, और वापस बाद में हमें जो है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पर लाके जो है बेस को इक्वल किया मैंने। 8 की बेस को जो है 8 जो लिखा था उसको मैंने 2 के फॉर्म में कन्वर्ट किया, 4 को भी 2 के फॉर्म में कन्वर्ट किया, ताकि मैं फाइनली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊँ और x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊँ। अब चलेंगे हमारा कौन सा, हमारा जो c वाला इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिए, फॉर्मुलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने मैंने फॉर्मुलेज यहाँ पर बताते जा रहा हूँ, जो अप्लाई कर रहा हूँ, चाहे वो a की पावर m इंटू ए की पावर n हो, या a की पावर m इंटू ए की पावर -n हो, या a की पावर m एंड होल रेज टू द पावर n हो, ये फॉर्मुलेज आपको अच्छे से आने चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 4 की पावर x दिया हुआ है, -4 की पावर x -1 दिया हुआ है, और दिस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। तो मुझे यहाँ पर वैल्यू जो है वो किसकी निकालनी है, ध्यान से देखिए, मुझे यहाँ x की वैल्यू नहीं निकालनी है, 2x की पावर x की वैल्यू निकालनी है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम अभी तक x और x की वैल्यू निकाल रहे थे, तो एग्जाम में ऐसा होता है, आप मेंटली, क्योंकि जब बार बार x की वैल्यू निकाल रहे थे तो यहाँ पर भी जो x की वैल्यू आएगी आप वही आंसर मार्क करने की तरफ चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 2x की पावर x पूछा गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो सबसे पहले तो x फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब तो हम 2x की पावर x फाइंड आउट कर पाएंगे। सो ये हो गया 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि -1 है, पावर नीचे चला गया, एंड दिस इज 24। 4x जो है वो यहाँ पर मैं कॉमन ले लूँगा, 1 माइनस 1/4 बचेगा, एंड दिस इज इक्वल टू 24। यहाँ से 4 एलसीएम लेंगे तो 4x जो है वो 4 माइनस 1 इज 3/4 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 24। 3 से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, सो 3 8 ज़ा, एंड दिस इज 8 4 ज़ा 32 होता है। लेकिन अब मेरे पास जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 4x और यहाँ पर बचेगा 32। अगर आप ध्यान से देखें तो 32 को मैं बेस 4 में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ, और अगर यहाँ बेस 4 नहीं कर सकता हूँ तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर बेस को सेम बनाने के लिए इस 4 को
2 में कन्वर्ट करूंगा और 32 को मुझे पता है कि ये 2 की पावर 5 होता है, मैं उस तरीके से इसको कन्वर्ट कर दूंगा। सो दिस इज 2 स्क्वायर, तो स्क्वायर जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर हो गया 2x एंड दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 5। नाउ बेस इज सेम, और जब बेस सेम होती है तो मैं क्या कर देता हूं, पावर को इक्वेट कर देता हूं, और जब पावर इक्वेट हो जाएगी तो 2x की वैल्यू हो गई 5 और x की वैल्यू जो है वो कितना हो गया 5/2। जैसे x की वैल्यू मुझे 5/2 मिली तो मेरा काम क्या है, मेरा काम है मुझे निकालना है 2x की पावर x। 2x की पावर x निकालना है तो ध्यान से देखिए 2x की पावर x हमें फाइंड आउट करना है। सो 2 इंटू एक्स का वैल्यू है 5/2 होल रेज टू द पावर 5/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 5 की पावर 5/2 एंड 5 की पावर 5/2 आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो इस थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है या इक्वेशन है सी वाला, उसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा 5 की पावर 5/2। अब बचा क्या, डी अकेला बच रहा है और डी अकेला बचेगा तो इसका वैल्यू जो है वो 3 ही होगा। लेकिन क्योंकि अभी हम सिर्फ लर्निंग फेज में हैं तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें हर इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। सो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, आपके पास है 4 की पावर x प्लस 1, 4 की पावर x प्लस 1 और दैट इज इक्वल टू दिया हुआ है 256। सो 256 की अगर मैं बात करूं तो 256 होता है 16 का स्क्वायर, और 16 क्योंकि 4 की स्क्वायर होता है तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो हम इसको 4 का पावर 4 बोल सकते हैं। मतलब मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, 256 16 का स्क्वायर होता है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, और a की पावर m एंड होल रेज टू द पावर n जो होता है वो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 2 ज़ा 4 होता है। सो 4 की पावर 4 हो गया, ये हमें क्या मिल गया, 4 की पावर 4 हो गया। अब ध्यान से देखिए बेस सेम है, और जब बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, हम पावर को ऐड, यहाँ पर पावर को इक्वेट कर देते हैं। जैसे मैंने पावर को इक्वेट किया तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 4 - 1, x इज इक्वल टू आपको 3 मिल जाएगा, और x की वैल्यू जो 3 आई है आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3 गिवन है। सो ध्यान से देखिए a b c d चारों की वैल्यूज आ चुकी हैं, और चारों की जो वैल्यूज आई हैं अगर आप ध्यान से देखें, सो ऑप्शन अगर यहाँ पर दिए हुए हैं कि a को जो है हमने किससे मैच कराया है, a को हमने थर्ड से मैच कराया है, a को अगर थर्ड से मैच कराया तो आंसर ये दोनों पॉसिबल है। फिर हमने क्या देखा, हमारा जो b है उसको हमने फोर्थ से मैच कराया है, b को अगर फोर्थ से मैच कराया है तो ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। और देख लेते हैं हमारे पास c जो है, अरे आंसर जो है वो हमारा यहाँ पर d आ रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। और c जो है वो हमने सेकंड से उसको मैच किया है, c सेकंड से मैच किया है, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ये दोनों पॉसिबल नहीं है आंसर, इसका मतलब ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। और क्योंकि a जो है वो थर्ड से मैच कर रहा था तो c भी एलिमिनेट हो गया था। सो हमारा जो आंसर है वो d आ गया है, और आप देख सकते हैं d इज माई करेक्ट आंसर, d इज माई करेक्ट आंसर। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में जो है आपको अलग अलग इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ा। एग्जाम में जब करते हैं तो हम अगर 2 या 3 को ही सॉल्व करते तो वहीं से हमें आंसर मिल जाता, हमें चारों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी क्योंकि हम लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हमें सारे इक्वेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए। क्या यहाँ पर अप्लाई होगा फॉर्मूला, ये सारी चीजें हमको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। सो आप देख सकते हैं ये आपके पास OMR है, आपके सामने क्वेश्चंस थे, आप स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो ले लीजिएगा क्वेश्चंस के। मैंने कुछ आपको स्क्रीनशॉट लेने बोले भी थे। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आंसर्स मार्क्ड हैं, आप लोग उसको वापस से एक बार सॉल्व करिए और फिर चेक करिए कि आपके जो आंसर्स आ रहे हैं वो यहाँ पर आपके आंसर्स मैच कर रहे हैं या नहीं। सो चलिए यहाँ पर हमारा अचीवर सेक्शन जो है वो नंबर सिस्टम का कंप्लीट होता है। तो नंबर सिस्टम में हम लोगों ने सबसे पहले थ्योरी देखी थी, थ्योरी में हमारे सारे वीडियोस हैं, आप उनको पहले कवर अप करिए। वहाँ पर मैंने कुछ जो है DPPs कराए हैं, उसके बाद जो है हमने बिगनर्स लेवल किया MCQs, देन इंटरमीडिएटरी लेवल एंड देन हमारा अचीवर्स लेवल जो है वो हमने यहाँ पर कवर अप किया। यहाँ से आपका जो नंबर सिस्टम वाला चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपका बेस्ट लेवल की आपकी तैयारी हो गई है। अब एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप जो है चुटकियों में जो है उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। तो ऑल द बेस्ट। मैं आपको बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों की सुविधा के लिए magnetbrains.com मतलब वेबसाइट और मैग्नेट ब्रेन्स के एप्लीकेशन पर कोर्स वाइज जो है प्लेलिस्ट बनाई हुई है विद फुल डिटेल। आपको करना क्या है, आपको magnetbrains.com पर जाना है, ये विंडो ओपन होगा, आपके सामने जो है ओलंपियाड, यहाँ पर टॉप कोर्सेज की लिस्ट होगी, ओलंपियाड पर क्लिक करिए,
प्लेलिस्ट आपको दिखेगी, आप प्लेलिस्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये विंडो ओपन होगा। यहाँ पर वॉच ऑल वीडियोस में पूरा लिस्टिंग होगा वीडियोस का विद फुल डिटेल। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं जैसे नंबर सिस्टम लिखा हुआ है, नंबर सिस्टम के सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, आपका थ्योरी भी है, कॉन्सेप्ट भी है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगा, प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं और अपना पूरा कोर्स जो है वो यहीं से आराम से देख के पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को 100% फ्री अवेलेबल है। आपको कुछ भी पे नहीं करना है, सिर्फ मेहनत करनी है। यहाँ पर मेहनत आपको पे करनी है, सिर्फ मेहनत, ताकि आपको सक्सेस मिले और हमें भी फिर बहुत अच्छा लगे। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिए कि आप लोगों को क्या यहाँ पर अच्छा लग रहा है, और अगर आपको लगता है कि कुछ आपको और भी अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स पढ़ने हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपको एक छोटा सा काम करना है, कमेंट तो करना ही करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।